ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो वो चलेगा तो सही जीसी, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को फ्री नहीं करेगा। क्यों? वो मान के चलेगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू है, इसको मेमोरी से हटा नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसको नहीं हटाएगा। नहीं हटाएगा तो डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। तो अगर मैं ओबीजे में नल भी रख दूं, मतलब ये ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है, अब उसके बाद गार्बेज कलेक्टर रखता हूं तो क्या होगा? 2 अभी भी इन्होंने 1 और 2 प्रिंट कराया। समझ में आया विशाल सर? समझ में आया विशाल सर? एक बार फिर बता दो सर। यस सर। सर आ गया। पहली लाइन में मेमोरी में जाके ऑब्जेक्ट बना, ओके। अगली लाइन में हमने कहा कि इस ऑब्जेक्ट को खाली रख दो, ओके। फिर घर में आया कूड़े वाला, उसने देखा ये तो बेकार की चीज है, इसको उठा के ले गया। तो जब उठा के ले गया तो डिस्ट्रक्टर कॉल कर दिया उसने। आप अगर मैं इस लाइन को ना, तो आप मार्केट से कोई चीज लेके आए, एक डब्बा लेके अपने घर में रख दिया, फिर कूड़े वाला है, उसने देखा नहीं यार इस डब्बे में तो सामान है, अभी ये इसको उठा के नहीं लेके जा सकते। तो कूड़े वाला आया तो सही, ओके, काम वाला, लेकिन उस डब्बे को उठा के नहीं लेके गया, उठा के लेके नहीं गया तो डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ। डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब कूड़े वाला उसको उठा के लेके जाएगा, काम वाला उसको उठा के लेके जाएगा। और उठा के लेके कब जाएगा? जब उसमें कुछ नहीं होगा। और कुछ नहीं होने के लिए पहले मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उस ऑब्जेक्ट तो तब जाके मैंने अगर जीसी कलेक्टर रन किया, तब जाके मेरा ऑब्जेक्ट उठेगा, मतलब वो जो गार्बेज कलेक्टर है वो उसको उठाएगा, तब जाके मेरा डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो मेरी टू आउटपुट। यस नो? यस सर। यस सर, क्लियर है सर। बताओ, इससे आसान नहीं हो सकता कुछ भी। मतलब ये है कि डिस्ट्रक्टर के लिए गार्बेज कलेक्शन चलाना जरूरी है। करेक्ट, अपने आप नहीं होगा। देखो, चलाना जरूरी नहीं है, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। डिस्ट्रक्टर कॉल तो होगा, लेकिन आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि कब होगा, क्योंकि उसके अंदर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो कुछ कोड नहीं लिखते। करेक्ट। लेकिन आपको अगर दिखाना है तो आप इसके गार्बेज कलेक्शन के थ्रू दिखा सकते हैं। अगर तो हम कभी लिखेंगे नहीं इस चीज को, 100% हम नहीं लिखते, क्योंकि हमारे पास दूसरे तरीके होते हैं, डिस्पोज मेथड होता है जिसके थ्रू हम ये चीज अचीव करते हैं। बट अगर इंटरव्यू में कोई पूछ ले, कभी इंटरव्यू वाला भी नहीं पूछेगा, उसे पता भी नहीं होती है। अगर कोई कभी जिंदगी में पूछ ले कि डिस्ट्रक्टर लिख सकते हो, आंसर इज यस। आपको पता है डिस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए आपको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कब कॉल होगा, क्योंकि कभी जब भी हमारा क्या कहते हैं गार्बेज कलेक्टर रन होगा, कभी भी हमारे का कूड़े वाला आएगा, वो आपके डब्बे को उठाएगा, तब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, जो हमें नहीं पता कि वो कब आएगा। करेक्ट। तो फिर हम उसके ऊपर इसलिए कोड नहीं लिखते क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हमारा कोड रन कब होगा, तो हम कोड कैसे लिखते, तो इसलिए हम नहीं लिखते। लेकिन अगर आपको प्रेडिक्ट करना है और आपको चाहिए कि नहीं ये रन, तो हमने उसके ऑब्जेक्ट के अंदर नल रखा, कूड़े वाले को बुलाया कि अब उठा के ले जाओ, उसको खाली मिलेगा, वो उठा के ले जाएगा, जैसे ही उठा के लेके जाएगा आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और आपने जो भी लिखा वो आउटपुट आ जाएगी। इज दैट क्लियर? क्लियर। ये चीज मैं यूजुअली बताता नहीं हूँ क्योंकि कोई यूज नहीं करता है। आपके बैच में मैंने बताई है, पिछले बैच में मैंने बताई भी नहीं। अगर उन्होंने वीडियो देख ली ये वाली यूट्यूब पे तो उनके गाली देंगे वो कि सर हमें क्यों बताया था। ओके, तो कोई यूज नहीं करता। रेनू मैम, सोनिया मैम, जो नए लोग हैं, अंकुर सर, आप इसको प्रॉपर्ली इग्नोर कर सकते हो, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बस तो आज जो पढ़ा है इसको पढ़ के भूल भी सकते हो। नो वन विल आस्क, ओके। बट आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि गार्बेज कलेक्टर किस तरीके से चलता है, थोड़ा सा, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि मेमोरी मैनेजमेंट सी शार्प कैसे करता है। मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए हमेशा जो गार्बेज कलेक्टर होता है वो ये चेक करता है कि आपके मेमोरी में चीजें है कि नहीं है। अगर नहीं होती तभी उसको उठा के गायब करता है मेमोरी से, ओके। और ये चीज है ना अपने आप चलती है, हमें चलाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हमें भी एक तरीका दिया हुआ है कि कभी कभी आप अपने आप से भी रन कर सकते हो, तो इसलिए जीसी डॉट कलेक्ट हम रन कर सकते हैं। कभी आपसे पूछा जाए कि गार्बेज कलेक्टर को कैसे रन करते हो, आंसर इज थ्रू द जीसी डॉट कलेक्ट। ओके, इट्स वेरी गुड, शाबाश। अब आप सीख गए। अब हम अगला स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मेथड ओवरलोडिंग और द पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। इज दैट क्लियर? एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बचता है जो कि हम जो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ओके। ओके सर। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ यस जी, सर, आ रही। समझ में आया निदेश सर?
हाँ सर, समझ में तो आया। लेकिन तारीफ नहीं की तुमने मेरी फिर। अरे सर, आप तारीफ के मतलब वही नहीं हो सर, आपकी तो बाय डिफॉल्ट है सर तारीफ। ऊपर, हम ऊपर निकल गए उनसे। अरे सर, आप तो बहुत ऊपर हो सर। चलो, पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है, पॉलीमॉर्फिज्म आपको बता दूं क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म। जो क्लासेस को एक ही यूनिट सर में मतलब रखता है, कंबाइन करके रखता है। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। और कोई रेनू मैम? पॉलीमॉर्फिज्म, मैनिफोल्ड सर, पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ हाँ, वेरी गुड। और कोई? देखो वैसे तो हमारी इंग्लिश बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी हम इसको अलग अलग कर देते हैं। पोली अलग कर दिया, मॉर्फिज्म अलग कर दिया, फिज्म अलग कर दिया। यस सर, हाँ। ओके, तो पोली मतलब एक से ज्यादा, ओके, फिज्म मतलब फॉर्म। तो मोर देन वन फॉर्म इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फ। इट्स नॉट ए टेक्निकल टर्म एट ऑल, ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, इट्स ए बायोलॉजिकल टर्म जो पॉलीमॉर्फिज्म है। अगर आपसे कोई खाली पॉलीमॉर्फिज्म पूछ ले, उसको क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बताना स्टार्ट मत करो एकदम से। बट डेफिनेटली अगर आप सी शार्प का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वो सी शार्प के कंटेक्स्ट में पूछ रहे हो तो वहां पे आप बता सकते हो, लेकिन कोई जनरल यूज कर ले पॉलीमॉर्फिज्म, आप उसको बता दो एक क्लास ऑब्जेक्ट। किसी डॉक्टर से आपने बात कर ली, उसने पॉलीमॉर्फिज्म पूछ लिया, आप क्लास और ऑब्जेक्ट समझाने लगे, थप्पड़ मार के उड़ा देगा। नहीं, कैसा ना। तो यस पॉलीमॉर्फिज्म सर। मतलब क्लास, वो गुस्सा मान जाएगा बेचारा, ये क्या बता दिया क्लास ऑब्जेक्ट। ये थोड़ी होता है पॉलीमॉर्फ, मतलब मोर देन वन फॉर्म। एक डॉगी है, ओके, डॉगी को आप रोटी देते हो तो वो आपको पूंछ हिलाता है, करेक्ट। आप उसको डंडा दिखाते हो तो भौंकने लगता है, यस और नो? यस और नो? हाँ सर, यस यस सर। सेम सेम चीज है, डिफरेंट सिचुएशन है, डिफरेंट बिहेवियर है। ओके, एक ही चीज है, सिचुएशन अलग हुई, बिहेवियर डिफरेंट हो गया। दैट इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म इन बायोलॉजिकल टर्म। ओके, तो ऐसे बहुत सारे जनरल एग्जांपल्स हैं आपके कि एक ही चीज के डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बिहेवियर होते हैं, तो इसको यूजुअली पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है इंग्लिश में। लेकिन इसी चीज को सी शार्प के अंदर भी इंप्लीमेंट किया गया। सी शार्प के अंदर जब इसको इंप्लीमेंट किया गया तो इसको दो तरीके से इंप्लीमेंट किया गया। द फर्स्ट वन इज द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सेकंड इज द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। दिनेश सर, विशाल सर, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। यस सर। संतोष सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, आज कहाँ हो? हाँ जी सर, घर पे ही हूँ सर। घर पे, मुझे लगा फ्लाइट में हो फिर से। नहीं सर। अच्छा, तो एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। पॉली मतलब पॉलीमॉर्फिज्म पूरा, इतनी बड़ी स्पेलिंग कहां से लिखूं, गलत हो जाएगी, तो आप समझ लो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी इसको बोला जाता है। कभी कभी हो सकता है आपसे स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म करके पूछे, तो आपको पता होना चाहिए स्टैटिक और कंपाइल टाइम और मेथड ओवरलोडिंग, ये तीनों चीजें सेम है। कंपाइल टाइम, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरलोडिंग, ये तीनों चीजें सेम है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, ओके, और आपका मेथड ओवरराइडिंग, ये तीनों चीजें सेम। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। ये इसको हम तीन टर्म से पता लगाते हैं, कोई भी टर्म आपसे यूज की जा सकती है पूछते हुए। आपसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, बोला कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मेथड ओवरलोडिंग होती है, ऐसे बोल सकते हो। कोई मेथड ओवरलोडिंग पूछे आपसे डायरेक्ट तो बोला मेथड ओवरलोडिंग इज ए कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ऐसे भी बोल सकते हो। द सेम वे यू कैन एक्सप्लेन द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अभी के लिए जो हम कवर करेंगे वो ये कवर करेंगे, कंपाइल टाइम वाला। रन टाइम वाला हम कवर करते हैं जब हम इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, इसको अभी हम कवर नहीं करेंगे, ये इनहेरिटेंस के बाद आता है। ओके, तो इसको अभी कवर कर भी नहीं सकते, करेंगे क्या, कर ही नहीं सकते, क्योंकि पहले में इनहेरिटेंस पढ़ना होता है इसके लिए। तो ये हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। और इंटरव्यू में रेनू में
और जो लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे संतोष सर, अंकुर सर, शकील सर, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर। जब हमें लगता है कि कोई बच्चा कुछ नहीं बचा, मतलब फ्रेशर अगर जा रहे हो या 1 साल पे जा रहे हो या 2 साल पे, तो चांस है कि पूछा जाएगा, फिर तो बहुत अच्छा चांस है कि पूछा जाएगा। ओके, तो मतलब क्या है, बहुत बच्चों वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। लेट्स से पब्लिक वॉइड एरिया इंट एक्स, console dot write line area of a square x into x। ऐसे लिख दो या थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। इंट एरिया इज इक्वल टू x into x। पहले मैंने x into x कर दिया और फिर यहाँ पे एरिया को प्रिंट करा दिया। ओके, तो अगर मैं रन करूं obj डॉट एरिया और उसको 10 पास करूं, तो लेट्स से कि एक पैरामीटर जब मैं भेज रहा हूं तो मेरा फंक्शन किसका एरिया निकाल रहा है, स्क्वायर का एरिया निकाल रहा है। तो आंसर विल बी एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये अगर आप ऐसे प्रिंट करते हो console डॉट राइट लाइन में, तो इतना तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, प्लस करके इस वेरिएबल की वैल्यू को मैंने आगे अपेंड कर दिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इतना आ गया, उसके आगे इस वेरिएबल की वैल्यू आ गई। ओके, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अब मैंने कहा कि बेटा ये तो इतना काम तो तू कर ही रहा है, अब मैंने तुझे एक फंक्शन और दे कि अगर तुझे 2 पैरामीटर कोई भेज दे तो तुझे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो मैंने इस फंक्शन के ऊपर थोड़ा सा लोड और बढ़ा दिया, करेक्ट, कि अभी तो आपको अभी एक वेरिएबल के लिए काम कर रहे हो तो तुम स्क्वायर का निकालोगे, अगर तुम्हें 2 वेरिएबल भेज दिए तो तुम्हें फिर किसका एरिया निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो इसको मैंने ओवरलोड कर दिया कि एक फंक्शन की अगर तुम एक पैरामीटर के साथ काम करोगे तो तुम स्क्वायर का निकालोगे, अगर 2 भेजोगे तो तुम रेक्टेंगल का निकालोगे। अगर मैं यहां से 2 पैरामीटर भेज दूं, लेट्स से 5 5, तो ये कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और ये किसका एरिया निकाल देगा, रेक्टेंगल का एरिया निकाल देगा। फंक्शन नेम सेम, तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, फंक्शन नेम सेम, सिग्नेचर डिफरेंट, दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या कहती है, एक क्लास के अंदर कई सारे फंक्शंस हैं, अगर उन फंक्शन का नाम सेम है और सिग्नेचर डिफरेंट है तो उसको हम मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। इज दैट क्लियर रेनू मैम, सोनिया मैम, दिनेश, दीपक? यस सर। यस सर, क्लियर। क्लियर है। यस सर, यस सर। एक काम की चीज हमें लिख के चलनी है यहाँ पे, विच यू नीड टू रिमेंबर ऑलवेज। फंक्शन नेम सेम मैं लिख देता हूं, फंक्शन नेम सेम एंड सिग्नेचर इज डिफरेंट। ओके, फंक्शन नेम इज सेम, सिग्नेचर इज डिफरेंट, एंड सिग्नेचर जो हम बोल रहे हैं डिफरेंट हो, सिग्नेचर शुड बी डिफरेंट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंटरव्यू में पूछी जाएगी, इस लाइन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शुड बी डिफरेंट आइदर इन नंबर और इन टाइप। मतलब क्या इस लाइन का, जो हम कह रहे हैं कि सिग्नेचर अलग हो, या तो वो नंबर में अलग हो, नंबर कहने का मतलब ऊपर एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, नीचे देखो 2 पैरामीटर पास किए तो नंबर अलग हो गए, ऊपर एक नीचे 2, फंक्शन नेम सेम है, पैरामीटर ऊपर एक है नीचे 2, यस दिस इज ओवरलोड। या फिर उनका टाइप अलग हो, लेट्स से कि मैं इस क्लास को उठाता हूं और इधर आता हूं नोटपैड में पूछने के लिए आपसे, मैंने इधर क्या किया, ये यहीं पे लिख दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको उठाता हूँ और मैंने इसको, ये मैंने हटा दी यहाँ से, लेट्स से, और यहाँ पे मैंने फ्लोट लिख दिया। तो इज दिस ओवरलोडिंग और नॉट अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन? Yes, it's जो मैंने overloading. रेनू Yes, मैम, sir. यस सर। यस है? Yes.
ओके वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं, इज दिस ओवरलोडिंग और नॉट? नॉट। नहीं सर, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। कौन कौन कह रहा है? एरर आएगा सर। कौन कौन कह रहा है? पहले हाँ वाले। सारे ना वाले हैं सर। अरे कोई तो था हाँ वाला, मुझे पता है। दिस इज नॉट एन ओवरलोडिंग। इफ यू विल रन दिस यू विल गेट एन एरर, क्योंकि ओवरलोडिंग के लिए फंक्शन नेम शुड बी सेम, सिग्नेचर शुड बी डिफरेंट आइदर इन नंबर और इन टाइप, या नंबर भी सेम है, एक ऊपर है एक नीचे, और टाइप भी सेम है, दोनों इंटीजर टाइप के। तो दिस इज नॉट एन ओवरलोडिंग। इफ यू विल ट्राई टू राइट दिस इन C sharp you will get an error. क्लियर? यस सर। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं, इज दिस ओवरलोडिंग और नॉट? नो। नॉट सर। रिटर्न टाइप से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सर, हमें सिर्फ पैरामीटर पे स्टॉप करना होता है। ओके, रिटर्न टाइप does not play any role in method overloading। ये आपको याद रखना। आपको बहुत फंसाया जाएगा, बट सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यार जो नहीं बोल रहा वो म्यूट कर दो। कहीं से बच्चों की आवाज आ रही है बहुत तेज तेज। सर मेरे को सेकंड वाली लाइन का मतलब बता दीजिए। सिग्नेचर शुड बी डिफरेंट आइदर इन नंबर और इन टाइप। ओके, सिग्नेचर शुड बी डिफरेंट कहने का मतलब ये सिग्नेचर बोलते हैं इनको सोनिया में। ओके, ठीक है। आप पास करते हो, ये डिफरेंट होने चाहिए तो नंबर में, जैसे ऊपर एक पैरामीटर है तो नीचे दो पैरामीटर हो, अभी एक ही पैरामीटर यहाँ पे है, करेक्ट? ठीक है। या फिर इनका टाइप अलग हो कि ऊपर इंटीजर है और नीचे फ्लोट हो, ओके। तो भी ओवर जाएगी। लेकिन अगर आपने ऐसे लिख दिया तो देखो, ना तो नंबर में अलग है, ऊपर भी एक है नीचे भी एक है, ना टाइप भी अलग है, ऊपर भी इंटीजर टाइप का नीचे भी इंटीजर टाइप का, तो दिस इज नॉट एन ओवरलोडिंग। तो सिग्नेचर शुड बी डिफरेंट इन नंबर और इन टाइप। और आपको ये नहीं देखना, आपको ये लिख के पूछेंगे यार ओवरलोडिंग है कि नहीं है, आपको ऐसे बिल्कुल आंख बंद कर लेनी है, नहीं पीछे नहीं देखेंगे, हमें केवल सिग्नेचर देखना है मेथड ओवरलोडिंग के केस पे। रिटर्न टाइप डज नॉट प्ले एनी रोल इन केस ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। यस नो? तो यूनिट। अब क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन देखो, मेथड ओवरलोडिंग कुछ नहीं होती, इतनी होती है, लेकिन क्वेश्चन अब आता है, व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ द मेथड? अगर मैं यहाँ पे दो फंक्शन लिख रहा हूं, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको मेरा क्वेश्चन क्या है। मैं दो फंक्शन लिख रहा हूं, मैं दोनों फंक्शन का सेम नाम रख के मुझे क्या अचीव कर पा रहा हूं जो मैं अलग नाम रख के अचीव नहीं कर सकता, लो मैंने अलग रख दिया ना। मुझे मेमोरी का फायदा है क्योंकि यहाँ पे जो मैं लिखूंगा वो अलग ही मेमोरी एलोकेट होगी, ना ही मेरा एफर्ट बच रहा है क्योंकि मुझे फंक्शन दोबारा ही लिखना पड़ रहा है, तो मैं फंक्शन का नाम अलग ही कर दूं, सेम नाम रख के मैं क्या अचीव कर ले रहा हूँ प्रोग्रामिंग में। तो क्वेश्चन इज व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ द मेथड ओवरलोड। आपके पास टाइम है 2 मिनट, आराम से सोचो। सर हमारे को 2 बार क्लास में ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? नहीं तो कौन कह रहा है? आपने एक संतोष दो सर। मेथड कहाँ बना दे, दो ऑब्जेक्ट इसी नहीं मेथड मैं से बोल रहा पहले। हूँ, अगर अगर नहीं अगर ये अगर क्लास नेम हम अलग अलग रखते हैं तो मैं बोल रहा हूँ। क्लास नेम नहीं, मेथड नेम अलग अलग, मैंने मेथड नेम अलग अलग रख दिया। ओके, तो मैं सॉरी सेम नाम मेथड नेम, सॉरी मेथड नेम। करेक्ट। तो देखो मैं कहाँ अलग ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैं 2 बार ही तो कॉल कर रहा हूँ, पहले भी 2 बार ही कॉल कर रहा था, अब मैं इसको अलग नाम से कॉल कर लूंगा, तो मुझे सेम नाम रख के क्या अचीव हो गया? लो,
ये सर इसमें क्या है ना, कंपाइल टाइम में यदि सेम नेम होगा ना, हाँ तो जी, कंपाइल टाइम में वो जो स्पेस होता है ना, उसको मतलब उसको वो उसमें रख लेगा, बफर व्यू में रख लेगा, कुछ ऐसे है। उसको बार बार मैं आपको बता दूं, मेमोरी का 0% एडवांटेज नहीं। अच्छा, तो हमें लगता है सेम नाम रख के अचीव कर लेते हैं, 0%, सब कुछ अलग क्रिएट होता है। आप गूगल कर सकते हो जाके, मतलब आज की क्लास के बाद से। यार हम इतने दिनों से मेथड ओवरलोडिंग चिल्ला रहे हैं, हमें पता नहीं डिफरेंस क्या होता है। नहीं नहीं, ये क्या कहते हैं दिनेश सर, सर रीडेबिलिटी, सर सर ओवरलोडिंग ही प्रोग्राम तभी होगी रीडेबिलिटी होता है। दोनों सेम फंक्शन होंगे जब नेम सेम होगा। और हाँ क्या होगा सेम नेम से, सोनिया मैम? फंक्शन का नेम अगर सेम होगा तभी हमारा वो ओवरलोडिंग होगी ना। नहीं, ओवरलोडिंग तो हो गई, सेम नेम हो गया। मैं कह रहा हूँ उसका एडवांटेज क्या है? मैं अलग नाम ही रख दूं तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? सर रीडेबिलिटी का होता है, रीडेबिलिटी रीड थोड़ा इजी होता है। रीडेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब प्रोग्राम आपका क्लियर रहता है। जैसे अब एरिया है तो एरिया में हम आप सिर्फ हमने एक फंक्शन बना लिया एरिया नाम का, उसमें हम किसी भी टाइप का एरिया को हम डिफाइन कर सकते हैं, पैरामीटर ऐड कर सकते हैं। ओके, तो रीडेबिलिटी से प्रोग्रामिंग में कुछ फायदा? और मैं फायदा तो नहीं है, अब आप ही कुछ है? बताएंगे सर। फायदा तो होगा सर। और ये चीज है ना, और कसम से बचपन से पढ़ते हैं, पहली चीज पढ़ाया है ओवरलोडिंग। अरे ये तो मतलब फायदा क्या है, क्यों करूं मैं ओवरलोडिंग? नितेश सर बताएंगे अब मुझे। नितेश सर, सर ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं भी आपसे तो पूछने वाला था लास्ट में। जब सामने वाला पूछा तो उसको मना ही कर दो, फिर मतलब पूछ क्यों रहे हो, जो फायदा ही नहीं इसका कुछ नहीं। और जब वो पढ़ा रहा था तो सर मैंने तो पढ़ने का फायदा क्या है, इसका पूछा ही नहीं इसका फायदा। तो हम रेनू इसका मैम यूज क्यों क्वेश्चन, करते हैं ओवरलोडिंग का? हाँ मैं रेनू मैम, तो रेनू मैम क्वेश्चन समझ में आया? शकील सर, सर जैसे हमने कोई प्रोग्राम बनाया और हमें एरिया को कॉल कराना है तो मतलब कितना बड़ा प्रोग्राम है, लिख के तुरंत से प्ले लाइन लिख के ना। सर क्वेश्चन एक बार एक और पूछिए। अच्छा क्वेश्चन एक बार और पूछो, अच्छे इनका क्या आंसर एक बार और बता दो। क्वेश्चन ये है कि व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ द मेथड ओवरलोडिंग, दैट्स इट। क्या फायदा, ऐसा क्या मैंने, मतलब बिल्कुल उसमें वो क्या मुझे मिल गया कि मेथड ओवरलोडिंग करने से मैं अलग ही नाम क्यों रखूं? अलग नाम रख के नहीं कंफ्यूज हो? क्या मुझे सिग्नेचर अलग रखना है, ये अलग रखना है, अलग ही नाम रख दूं, झंझट ही खत्म, फिर मैं कुछ भी रख लूं। सर कंस्ट्रक्टर पे तो नहीं पड़ेगा, इसका फायदा होगा। बस का सेक्टर का रोल खत्म हो गया। देखो द ओनली एडवांटेज, देखो इसका कोई एडवांटेज नहीं, मैं आपको साफ साफ बता, इसको कोई भी प्रोग्रामिंग में एडवांटेज नहीं है अपार्ट फ्रॉम कोड रीडेबिलिटी। कोड रीडेबिलिटी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। कोड रीडेबिलिटी का मतलब ये होता है, जैसे एरिया नाम का आपको फंक्शन है और आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है, रेक्टेंगल का निकालना है, क्यूब का निकालना है, क्यूबॉइड का निकालना है, सिलेंडर का निकालना है, तो आपको 10 फंक्शन याद रखने पड़ेंगे। अब आपको कितने फंक्शन याद रखना पड़ रहा है? एक फंक्शन याद रखने की जरूरत। तो आपको प्रोग्रामिंग में 10 फंक्शन अगर आपको याद रखे तो आपकी प्रोग्रामिंग स्पीड स्लो होती है। यार वो याद रखना है, वो याद रखना है, अब आपको एक याद रखना है। एरिया से बेटर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, रुको। आप बचपन से एक चीज लिखते आए हो, क्या लिखते आए हो? देखो ये चीज लिखते आए हो, console डॉट राइट लाइन। राइट लाइन मेथड क्या करता है कि राइट लाइन पे आपको राइट कर देता है कंसोल के ऊपर। इसको देखो कितने ओवरलोड है इसके, 19 ओवरलोड। इंटीजर करोगे, इंटीजर देखो पहला ओवरलोड खाली, फिर आप बूल को भी राइट कर सकते हो, इंटीजर को भी राइट कर सकते हो, ये सारी वैल्यू को राइट कराता है। अगर आप सोचो, अगर आपको console डॉट राइट लाइन ना देके ये अलग अलग 19 मेथड दिए जाते, console डॉट राइट लाइन इंटीजर, console डॉट राइट लाइन बूल, console डॉट राइट लाइन डेसिमल, console डॉट राइट लाइन फ्लोट, console डॉट राइट लाइन कैरेक्टर, console डॉट राइट लाइन स्ट्रिंग, हमें 19 मेथड याद रखने पड़ते। अब आपको कितना मेथड याद रखना पड़ रहा है? एक।
अरे कुछ भी देंगे राइट कर देगा। यस और नो? यस यस सर। सर। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। ठीक है, आप कहोगे हाँ यार तो सही है। आप किसी भी चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो? डॉट टू स्ट्रिंग। सर उसका कन्वर्ट करते हैं उसे। टू स्ट्रिंग, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ, रेनू मैम और सोनिया मैम के लिए, किसी भी चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है, सी शार्प के अंदर कन्वर्ट और टू स्ट्रिंग मेथड होता है। ओहो आई लग गया, सॉरी। ओके, कितने ओवरलोड है? 36। 36 ओवरलोड है। आप देखो, आपको कभी आज तक, मुझे 12 साल हो गए, मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, बस कन्वर्ट और टू स्ट्रिंग लगाओ तो कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अगर आपको होता कन्वर्ट टू स्ट्रिंग इंटीजर, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग बूल, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग कैरेक्टर, अरे भाई यहाँ तो पागल हो जाते। फिर सी शार्प क्यों ऑप्ट करता, कोई और लैंग्वेज में चला जाता जो आसान होती। 36 ओवरलोड है, हर तरह की वैल्यू को ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता है ये मेथड। तो दिस इज द ओनली एडवांटेज ऑफ द मेथड ओवरलोडिंग, कि कोड आपका बड़ा नहीं होता। बड़ा कहने का मतलब, जब आप कॉल कर रहे हो तो आपको इतना कंफ्यूजन नहीं होता, आपको केवल एक चीज याद रखने की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड द कोड रीडेबिलिटी। वी डोंट हैव एनी अदर एडवांटेज ऑफ द मेथड ओवरलोडिंग। होप दिस इज क्लियर? यस नो? यस सर। प्रोग्रामिंग की कोई स्पेस में आपका एफर्ट नहीं बच रहा है, मेमोरी में कोई आपका स्पेस नहीं बच रहा है, वो सब कुछ उतना ही जा रहा है। बस ये हो कि आपको प्रोग्रामिंग करते हुए ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, आप लॉजिक पे ज्यादा ध्यान दे सको रादर देन ये चीज याद रखने में। तो इसलिए चीजें आपको दी गई है कि यार ऐसा बना के रख लो तो काम हो जाएगा। सर एक करेक्ट? एक बेनिफिट, एक एडवांटेज ये नहीं है सर इसके अंदर, जैसे आपने एक ऊपर वाला फंक्शन बनाया, एरिया इंट एक्स आपने टाइप किया, नीचे हाँ हाँ जी, नीचे वाले में आपने एरिया 1 की जगह आप एरिया ही करो लगाओ, और मेथड ओवरलोडिंग हो गया ये। हाँ जी। यहाँ पे अब क्या है कि अगर आप इंट एक्स नहीं लिखते हो, नीचे वाले में इंट वाई लिखते हो, तो आपका मेथड ओवरलोडिंग नहीं होता है ये, राइट? करेक्ट नहीं है, एरर आ ठीक है, गई। अगर इंट एक्स लिखते हो तो आपको इंट एक्स आपने एक बार इनिशियलाइज किया, बार बार आपको वेरिएबल आप वही यूज कर सकते हो डिफरेंट उसके अंदर। नहीं, जैसे ये आपने किसने कहा? नहीं, आप, हाँ हाँ, ये मेथड ओवरलोडिंग नहीं है ना सर। ये ओवरलोडिंग नहीं है। करेक्ट। अगर इसके आगे आप इंट एक्स लगा दो, इंट वाई के आगे, हाँ हाँ तो इंट एक्स ऊपर भी यूज हो रहा है, नीचे भी यूज हो रहा है एक्स। हाँ तो हाँ। तो डाटा टाइप आपका जो आपने एक्स डिक्लेयर होगा मेमोरी के अंदर, वो वही का वही यूटिलाइज हो जाएगा बार बार। नहीं 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 नहीं, ये किसने कहा? सर जब ऊपर वाला फंक्शन कॉल होगा, एक्स के अंदर वैल्यू आया, आपको रिटर्न दे रुको, दिया। हाँ रुको 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 रुको, ये यार गलतफहमी मत रहना बिल्कुल भी। ओबीजे डॉट एरिया, अगर आपने यहाँ पे 10 पास किया, ओके, ठीक है, मेमोरी में जाके 4 बाइट अलोकेट हुई, उस 4 बाइट का नाम रखा गया एक्स, एक्स में जाके स्टोर हुआ 10, दैट्स इट, ठीक ये है, फंक्शन खत्म हुआ। अगली बार आपने ये फंक्शन कॉल किया ओबीजे डॉट एरिया, लेट्स से 1020, अब आप जब अगली बार कॉल करोगे तो मेमोरी में जाके 4 बाइट अलग से अलोकेट होंगी, उनका नाम फिर से एक्स रखा जाएगा। अच्छा मतलब दो सेपरेट एलोकेट होंगे। हाँ करेक्ट, वो सेम वाले को यूटिलाइज नहीं करेगा। ये जितनी बार आप फंक्शन कॉल करते हो उतनी बार ये मेमोरी अलग स्पेस लेते हैं, इनको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। ये हम पढ़ेंगे रैप और आउट में, जब डिफरेंस देखेंगे तब हम देखेंगे कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। अगर आपको सेम मेमोरी लोकेशन यूटिलाइज करनी है देन वी हैव रैप एंड आउट कीवर्ड, अदरवाइज ये हमेशा अलग स्पेस लेते, रैप एंड आउट। ओके, आगे जाके पढ़ेंगे तो हम। उस केस में अगर वो वर्ड यूज करेंगे तो हम एक्स को बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं, बार बार क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसका पर्पस अलग होता है, वो भी देखेंगे वो किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। अदरवाइज कॉल बाय वैल्यू जो होता है उसमें जब जब आप वैल्यू पास करते हो ये मेमोरी में जाके 4 बाइट अलोकेट कराएगा। देखो जैसे ही ये स्कोप खत्म होता है, ये जो मेमोरी लोकेशन होती है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है। इस वेरिएबल को आप इसके बाहर एक्सेस ही नहीं कर सकते हो। इसका जो स्कोप होता है वो केवल इस फंक्शन के अंदर होता है, एक्स केवल इसके अंदर एक्सेस कर सकते हो, ये वाला एक्स इसके अंदर एक्सेस कर सकते हो। ये मेमोरी में 4 बाइट अलग से लेगा, ये 4 बाइट अलग से लेगा। तो सर जब पहले वाला फंक्शन कॉल होगा ऊपर वाला, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल है इंट एक्स, जब वो मतलब उसका स्कोप खत्म हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, तो जो इंट एक्स है जो मेमोरी के अंदर इनिशियलाइज हुआ है वो रहेगा, या मतलब क्या रहता है उसका? वो चला जाएगा, उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते आप, वो फंक्शन के एक्सेस लोकल नहीं कर वैल्यू। सकते, लेकिन मेमोरी में होगा सर, एक्सेस नहीं कर सकते, मेमोरी में होगा। नहीं मेमोरी में नहीं रहेगा। देखो जो फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स होते हैं ना, जो हम गार्बेज कलेक्टर डिटेल में पढ़ते हैं बहुत डिटेल में,
तो क्या होता है, एक तो क्लास के वेरिएबल्स होते हैं वो कहीं और स्पेस लेते हैं, ओके। एक फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो कहीं और स्पेस लेते हैं। उनके लिए आपका जैसे ही फंक्शन का स्कोप खत्म होता है वो मेमोरी से चले जाते हैं। ये फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, क्लास का वेरिएबल नहीं है कि जब गार्बेज कलेक्टर चलेगा तब गायब होगा। ये फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, जैसे ही फंक्शन का स्कोप खत्म ये गायब, यू कांट एक्सेस दिस, ओके। तो ये कुछ फायदा नहीं है मेथड ओवरलोडिंग का। मेथड ओवरलोडिंग का द ओनली एडवांटेज इज द कोड रीडेबिलिटी, वी डोंट हैव एनी अदर एडवांटेज। अगर आपको इसमें हल्का सा भी डाउट है, जस्ट रीड थ्रू द गार्बेज कलेक्टर इन डिटेल। वो आपको बताएगा फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स का क्या सीन होता है, वो कहाँ पे जाके स्टोर होते हैं और वो किस तरीके से मेमोरी से हटते हैं जब आपका फंक्शन का स्कोप खत्म हो जाता है, ओके। अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, जब टाइम आएगा तो आई विल एक्सप्लेन। बेसिकली जो गार्बेज कलेक्टर होता है सर, वो हम क्लास के अंदर यूज करते हैं। क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको, करेक्ट, क्लास के ऑब्जेक्ट होते हैं, उस ऑब्जेक्ट के पार्ट होते हैं जो क्लास की प्रॉपर्टीज होती है, जो यहाँ पे आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो। उसके जो फंक्शंस होते हैं, उनके जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो कहीं और जाके स्टोर होते हैं। तो गार्बेज कलेक्टर उन्हीं के लिए यूज किया जाता है। करेक्ट, वो उनको उठाता है, ऑब्जेक्ट ना लेके नहीं है। और जो फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जैसे स्कोप खत्म होते हैं वो मेमोरी से ऑटोमेटिकली वैनिश होते हैं। उनको रजिस्टर्स बोलते हैं बेसिकली। एक टाइम होती है वो रजिस्टर्स में जाके स्टोर होते हैं। स्कोप खत्म, रजिस्टर क्लीन। मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगा एमएसडीएन का, जस्ट रीड थ्रू, पूरा डिटेल में पढ़ना। उसको पूरा डिटेल में पढ़ने में 1 सप्ताह लगेगा आपको, 5 से 6 पेजेस हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये वेरिएबल्स का स्कोप जो होता है वो कहाँ कहाँ कैसे होता है। तो सर जैसे क्लास में अभी हमने ऊपर जब डिस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट को नल किया था, हाँ जी, उसके बाद हमने गार्बेज कलेक्टर एग्जीक्यूट किया था, राइट? करेक्ट। अगर मैं गार्बेज कलेक्टर यूज नहीं करता, मतलब गार्बेज कलेक्टर वहां पे यूज इसीलिए किया था कि मेरे को डिस्ट्रक्टर को कॉल करना था। अगर डिस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करता तो मैं ओबीजे इज इक्वल टू नल कर दूंगा, तो भी मेरा वो ओबीजे नल हो गया, लेकिन मेमोरी में है वो। हाँ, लेकिन हमें नहीं पता गार्बेज कलेक्टर कब चलेगा। अच्छा, चलेगा मतलब कभी भी वो, कभी भी आपकी मतलब रन टाइम पे कभी भी उसको वो गार्बेज कलेक्टर चलेगा तो हटा देगा। लेकिन अगर आपको फोर्सफुली चलाना है तो आप एग्जीक्यूट लगा सकते हो। देखो क्या होता है, जावा के केस में क्या होता है ना, पीरियडिकली चलता है गार्बेज कलेक्टर, ओके, कि कुछ सेकंड के बाद। यहाँ पे क्या चलता है, जब आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो तो एक तो कंप्यूटर मेमोरी होती है, एक आपकी प्रोजेक्ट की मेमोरी होती है। एक तो कंप्यूटर हीप बोलते हैं, एक आपको प्रोजेक्ट हीप बोलते हैं मेमोरी के अंदर उसको। तो क्या होता है, आपके प्रोजेक्ट के लिए एक छोटी सी मेमोरी एलोकेट करा दी जाती है। जब तक वो मेमोरी फुल नहीं होगी तब तक गार्बेज कलेक्टर नहीं चलेगा। अगर आपको बीच में फोर्सफुली चलाना है, देन वी कॉल द जीसी डॉट कलेक्ट। तो वो जिस क्लास के अंदर हम चलाएंगे उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को हटा देगा मेमोरी से। क्लास के ऊपर नहीं चलता, वो तो पूरा जीसी डॉट कलेक्ट चलता है, उस मेमोरी के ऊपर चलता है जो आपके प्रोजेक्ट को एलोकेट की गई, प्रोजेक्ट को एलोकेट होती है। तो पूरे प्रोजेक्ट की मेमोरी को ही हटा देगा वो। फिर उस मेमोरी को हटा नहीं देगा, मेमोरी को उस मेमोरी में जाके चेक करेगा, उसमें देखेगा कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स नल हैं। जो जो नल होंगे उनको उठा के जनरेशन 2 में रखेगा। 3 जनरेशन होती है, अगर कभी मतलब सुनाओ, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 गार्बेज कलेक्टर की। तो उसको उठा के दूसरे जनरेशन में रख देगा, फिर दूसरी बार चलेगा। पहले वो जनरेशन 1 के पास चलेगा, जनरेशन 2 के पास जाएगा, जनरेशन 2 देखेगा हाँ इसको एक्सेस नहीं किया, जनरेशन 3 में रखो। और जनरेशन 3 के ऊपर अगर फाइनलाइज मेथड है तो उनको अलग से उठा के क्लीन कर देगा। कुछ इस तरीके से गार्बेज कलेक्टर चलता है। तो बहुत ही, जब मेमोरी फुल होती है देन ओनली योर गार्बेज कलेक्टर विल ट्रिगर, अदरवाइज गार्बेज कलेक्टर आपका चलता ही नहीं है। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि फोर्सफुली यू वांट टू रन दैट, यू हैव ए मेथड नेम gc.collect। सर इसके चलाने से आपके प्रोजेक्ट की थोड़ी सी परफॉर्मेंस डाउन होती है डेफिनेटली। पीछे आप बैकग्राउंड में पूरी मेमोरी वो ठीक है रीस्ट्रक्चर करता है, तो कभी चलाने ही नहीं चाहिए ऐसे मेमोरी इम्पैक्ट। इसलिए तो कभी आप डिस्ट्रक्टर नहीं लिखते, तो डिस्ट्रक्टर लिखने के लिए आपको चलाना पड़ेगा, इसलिए लिखते ही नहीं है हम लोग। तभी तो मैंने बोला कोई पूछेगा नहीं आपसे, कभी यूज भी नहीं करोगे। ठीक है, ठीक। ओके, सो दिस इज द मेथड ओवरलोडिंग इन सी शार्प। तो इसमें कुछ डाउट, फॉरगेट अबाउट द गार्बेज कलेक्टर, सोनिया मैम, रेनू मैम, ये वाली चीजें। अगर मैं मेथड ओवरलोडिंग की बात करें, 3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, ठीक है दिनेश सर, विशाल सर, कंपाइल टाइम क्यों बोलते हैं सर इसको? हाँ ये मैं बताता हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने यार। ओके देखो, लेट्स से मैंने ये फंक्शन कॉल किया, ओके। अब मैंने यहाँ पे 30 कॉल कर दिया,
You'll get error. क्यों? क्योंकि जैसे ही आप लिखते हो कंपाइलर को पता लग जाता है कि उससे कौन सा फंक्शन कॉल करना है। जैसे ही उसने लिखा तो उसको पता है ये वाला फंक्शन, वो डिसीजन ले चुका कि जब मैं ये लाइन एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे ये फंक्शन कॉल करना है, जब मुझे ये लाइन लिखूंगा तो ये फंक्शन कॉल करना है, ये लिखूंगा तो है ही नहीं, तो उसने एरर दे दी। रन टाइम में क्या होगा, आप लिख दो, लेकिन जब प्रोग्राम आपका रन होगा, रन टाइम पे वो रेफरेंसेस देखेगा, तब वो डिसीजन लेगा कि ये वाला मेथड कॉल करना है कि ये वाला मेथड कॉल करना है। रूल्स होते हैं हमारे पास कुछ कि वर्चुअल है उसका ओवरराइड नहीं है तो वर्चुअल वाला कॉल होगा, वर्चुअल का ओवरराइड है तो ओवरराइड वाला कॉल होगा, न्यू है तो वर्चुअल वाला कॉल होगा। वो सब रन टाइम पे डिसीजन लिया जाता है वहां पे। बट हियर अगर आपने लिख दिया तो उसको पता है ये अगर लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये वाला कॉल होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये वाला कॉल होगा। उसको कंपाइल टाइम पे वो डिसीजन ले चुका है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। देखो पता है उसको, मैंने रन भी नहीं किया अभी। जैसे आप लिखते हो कंपाइल होता रहता है तो इंटरनली तो ये आपको उसको पता है कि ये आपका फंक्शन यहाँ पे है ही जो इस पैरामीटर को ले। दैट्स व्हाई वी कॉल इट कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या फिर स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। करेक्ट विशाल सर थे या दिनेश सर थे? हाँ सर, क्लियर सर। ओके, तो देखो 3 क्वेश्चन बनते हैं रेनू मैम जो इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले मेथड ओवरलोडिंग पूछा जाएगा तो व्हाट विल बी योर आंसर? ये आंसर मत देना बिल्कुल भी कि आप बिल्कुल ब्लैंक बैठ जाओ। रेनू मैम? यस सर। हाँ, व्हाट विल बी मेथड ओवरलोडिंग आपसे पूछेगा तो व्हाट विल बी योर आंसर? हाँ, जो भी आपको पता है बता दो मैम, करेक्ट मैं करा दूंगा। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर आ रही Method same, but signature are different. रेनू मैम आवाज आ रही है आपको? मैंने डिस्कनेक्ट हो यस गया सर, था। मैंने आंसर भी दे दिया? बताया। अरे मुझे सुना नहीं, मैम एक बार फिर से बता दो। The method name same, but signature are different. सिग्नेचर आर डिफरेंट, वेरी गुड। सिग्नेचर शुड बी डिफरेंट आइदर इन नंबर और इन टाइप। ये लाइन और ऐड कर देना तो फिर आपका 100% सिलेक्शन होगा। ओके, रिटर्न टाइप डज नॉट प्ले एनी रोल, अगर ये कर दिया तो फिर तो सैलरी भी एक्स्ट्रा दे देंगे आपको। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है बस कि 3 चीजें। एडवांटेज भी आपने बता दिया तो फिर तो क्या ही कहना। एडवांटेज आपका द कोड रीडेबिलिटी, वी डोंट हैव एनी अदर एडवांटेजेस एट ऑल। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन सा है क्योंकि C# के अंदर ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। जब एक्सपीरियंस वाला बंदा जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो वेरी गुड। अब हम चलते हैं आगे। अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सेप्शन हैंडलिंग। लेकिन अभी हम करेंगे मीटिंग एंड करके उसको दोबारा स्टार्ट करेंगे, देन वी विल कवर दैट। ओके,